प्रिय छात्रों, कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक कृतिका का आज हम पाठ प्रारंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इस पाठ में लेखक ने हमें बाढ़ के बारे में बताया है। इसमें बिहार के पटना शहर में आने वाली बाढ़ की भयंकरता का वर्णन किया गया है। बाढ़ हरियाली के साथ साथ शहर के सभी प्रमुख स्थानों को डुबो देती है और बाढ़ जो कि एक प्राकृतिक आपत्ति है, उसके आने पर डर का जो माहौल चारों ओर बन जाता है, उसे यहाँ पर बताया गया है। लोग बाढ़ आने की खबर सुनकर क्या क्या तैयारियां करते हैं उसे लेकर, और बाढ़ के पानी आगे बढ़ने को लेकर लोगों के मन में जो उत्सुकता रहती है वही बताया गया है, तथा बाढ़ से होने वाली लोगों की परेशानियों को भी यहाँ बताया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ इस जल प्रलय में, जो कि लेखक के द्वारा आंखों देखा बाढ़ का वर्णन किया गया है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह अर्थात शरण लेते हैं। सावन भादों में अर्थात बरसात के मौसम में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती परती अर्थात वह जमीन जहां न कुछ उगाया जा सके न बोया जा सके, तो ऐसी सपाट परती धरती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका अर्थात भयंकरता, तो बाढ़ की भयंकरता का ऐसी जमीन को देखकर अंदाजा लगाते हैं। परती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात अर्थात लेखक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में समाज सेवा का कार्य करता रहा है, और जब लिखने की बात आती है कि लिखा क्या है, तब वह बताते हैं कि हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसी के साथ और लेख हैं जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, धंसने और भागने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम अविराम अर्थात लगातार चलने वाली वृष्टि अर्थात वर्षा या बारिश के कारण पुनपुन अर्थात नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात पुनपुन नदी के पानी से यहाँ पर बाढ़ का जो माहौल बना उसके बारे में बताया है। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है अर्थात उसका सामना किया है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अर्थात बाढ़ आने पर इतनी तैयारियां करके वो घर में बैठ गए। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। प्लावित अर्थात जो जल में डूब गया हो। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए, बांग्ला में यह कहा गया। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, यानी अब तक वह भी भर चुका होगा। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता अर्थात कविता लिखने वाले एक
कवि आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनवरत, अनवरत अर्थात लगातार, और अनर्गल जो बेतुकी सी बेकार की बातें, अनगढ़ टेढ़ी मेढ़ी सी बातें, गद्यमय स्वगतोक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं। अर्थात अपने आप में कुछ न कुछ बोलते रहने वाले व्यक्ति वे थे। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। लोग पानी देखकर लौट रहे थे, यानी बाढ़ से आकर जो पानी बढ़ा था उसे सब लोग देखने के लिए जा रहे थे और कुछ लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, जिज्ञासा अर्थात कुछ जानने की इच्छा, पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अर्थात पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सारे क्षेत्र उसमें डूब चुके थे। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। अर्थात लोगों से अलग अलग तरह की बातें इस तरह से सुनी गई। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ जाग फेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए, आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। यानी एक तरह से दूत बनकर मृत्यु हमारे सामने आ रही है। आतंक के मारे, भय के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस अचानक ही जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। अस्फुट यानी कि अस्पष्ट से, यानी कि बड़बड़ाते हुए से कुछ शब्द लेखक ने हाथ जोड़कर बोले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना, थोड़ा और आगे बढ़े। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, अनुनय उससे विनम्र निवेदन करना, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा शो बंद के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे सांप उस पर हो। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। अर्थात सभी लोग वहां देखने आए थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक घेरिक घेरिक अर्थात गेरुए रंग का, भगवा रंग का आवरण आच्छादित हो रहा था, अर्थात ढका हुआ था। हरियाली पर शने शने धीरे धीरे पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा बिल्कुल ही नया था। एक पूरी तरह छाई हुई हरियाली और उस पर पानी भर जाना, तो यह अनुभव नया सा था। इसी बीच एक अधेड़, मुष्टंड और गंवार जोर जोर से बोल रहा था, इह। जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उनके उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके थे और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण उसे सुनने को उत्सुक, जो समाचार आने वाले थे वह जानना चाहते थे, तो उत्सुक हो रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, अर्थात घबरा जाने वाला। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी।
किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। अर्थात वो समाचार सुनकर एक बार तो उन्हें भय लगा, लेकिन वापस थोड़ी देर से सामान्य हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वे भी परेशान नहीं दिखना चाहते थे। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। यानी कि आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे, ताकि पानी जो नीचे आ रहा था उससे सामान भीग न सके। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीदना और बिक्री करना सब बंद हो चुका था। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न, जो अभी अभी पास आने वाला है, और वह संकट था यहाँ बाढ़ का पानी आना। तो उससे अभी तक यहाँ के लोग अभी कोई डरे हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। पान वाले ने आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। यानी कि पान वाले के पास में जितने लोग व्यक्ति वहां इकट्ठे थे, उनमें वे सब सामान्य दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये दोनों जो लेखक और उनके मित्र जो वहां थे, ये दोनों ही थोड़े निराश नजर आ रहे थे। मुहर्रमी सूरतें नजर आना अर्थात कुछ निराशा लिए हुए। अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। यानी हमारा चेहरा देखकर हमारा मजाक बना सकते थे।